हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपके 5 प्रैक्टिस सेट इससे पहले ऑलरेडी हो चुके हैं। ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। 5 प्रैक्टिस सेट में हमने टोटल कुल मिला के 60 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बेस हैं, अगर आप पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। वो बेस है जो 2024 में आपके डीएसएसबी के अंदर एग्जाम हुए थे, उसी का हमने एक टेलीग्राम चैनल ओपन करा था 2024 के मार्च में। तो उसमें ही जो क्वेश्चंस हैं वही हम प्रैक्टिस सेट के तौर पे यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं है। अगर आपने वो करे हुए हैं तो इस क्लास को देखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपकी तैयारी एवरेज से वो है तो इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कीस्टोन क्लासेस पे मिल जाएगी। आप पहले पीडीएफ कर लो। एक दो क्वेश्चन अगर आपका बाई चांस अटकता है, अगर अबव एवरेज है तो फिर तो नहीं अटकना चाहिए। अगर अटकता है तो आप क्लास तब देख सकते हैं, उससे पहले यूजफुल नहीं होगी। बाकी जो बिगनर्स हैं या फिर 2024 अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन कहीं से प्रीवियस ईयर नहीं देखा है, कोई जरूरत नहीं है। ये आपको 2024 का क्रक्स देखने को मिलेगा। ये आपके पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर, दास 4, जूनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर सब में ही काम आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है जोनी स्मिथ एंड कैटी स्टार्ट रनिंग अराउंड इन अ सर्कुलर ग्राउंड एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही तरफ एक ही समय पे एक ही स्थान से भागना स्टार्ट करते हैं। पाथ कैसा है? सर्कुलर पाथ है, गोलाकार पाथ है। ठीक है, मैंने मान लिया यहां से दोनों तीनों स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसने कहा जोनी कंप्लीट वन राउंड इन 200 सेकेंड्स। जोनी जो है वो 200 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेता है राउंड। स्मिथ जो है वो 350 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेता है राउंड। और कैटी जो है वो 150 सेकेंड्स में राउंड को कंप्लीट कर लेती है। फिर मेरे से उसने कहा फाइंड फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे ही दोबारा मिलना है। इस तरह ये क्वेश्चन में जनरली हमको एलसीएम ही लेना होता है, तो आप पढ़ते ही सीधा एलसीएम की तरफ भाग सकते हो। नंबर्स देखो, एलसीएम की तरफ भाग जाओ। तो एलसीएम किस किस का चाहिए हमको चाहिए 350, 200 और 150 का एलसीएम। मैंने बोला इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? मैंने बोला ये क्या है? ये है जी 50 मल्टीप्लाई में 7। इसकी अगर मैं बात करूं तो 50 मल्टीप्लाई में 4। इसकी अगर मैं बात करूं तो 50 मल्टीप्लाई में 3। यानी कि 50 तीनों को में कॉमन है तो 50 लिख लेते हैं। बाकी ये तीनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 7 इंटू 4 इंटू 3। 50 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा। यानी कि इतने टाइम के बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। लेकिन मैंने ऑप्शंस को देखा तो ऑप्शन जो है वो मिनटों में है, ना कि किस में है, ना कि आपके सेकंड्स में। ये तो ऑप्शन सेकंड में आएगा क्योंकि ये सब सेकंड्स थे। तो बस हम इसको मिनट में चेंज कर देंगे। मिनट में कैसे चेंज करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से जैसे मैंने डिवाइड करा तो इससे ये कट गया, इससे दो बार चला गया, यहाँ 3 बच गया और 3 से ये पूरा कट गया। यानी कि कितने मिनट आ गया? 7 दूनी 14 पंजे 70 मिनट हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फार्मर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा? 56 बोल दिया इसने, इन 8 आवर्स। और टोटल टाइम कितना ले रहा है? 8 आवर्स। ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके दिमाग में आप बैठ जाना चाहिए मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या मेरे को मिलता जा रहा है। ही ट्रेवल्स पार्टली ऑन फुट। अब फुट से जब ट्रेवल करता है तो वो कह रहा है कि स्पीड जो होती है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। पार्टली यानी कि एक और हिस्सा वो बाइसाइकिल से तय करता है एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। जब बाइसाइकिल से तय करता है तो उसकी स्पीड बढ़ के 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। फिर उसने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। तो पैदल चला हुआ जो डिस्टेंस है वो बता दो बस मेरे को। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि 8 आवर्स में वो पूरी जर्नी 56 किलोमीटर की तय कर लेता है। ये तो डिस्टेंस हो गया जी, ये टाइम हो गया। तो मैं यहाँ से स्पीड बोल सकता हूँ कितनी हो जाएगी? अगर मैं स्पीड बोलूंगा तो ये 56 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 8 सत्ते 56 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। लेकिन मेरे से कह रहा है कि एक बार तो फुट पे चल रहा है, एक बार बाइसाइकिल से चल रहा है। जब फुट पे चल रहा है तो स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। इसके दोनों तरीके बता देता हूँ, दोनों ही बता दूंगा एक बार। ठीक है, और एक बार फुट पे चल रहा है, एक बार बाइसाइकिल पे चल रहा है। तो बाइसाइकिल पे स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एवरेज स्पीड तो 7 किलोमीटर पर आवर है। मैंने बोला अगर मेरे को दो चीजों का एवरेज भी दिया हुआ है और दोनों चीजें अलग अलग भी दी हुई हैं तो मैं यहाँ से वो निकाल सकता हूँ।
एलिगेशन लगा के यहाँ से हम, क्योंकि हम स्पीड पे लगा रहे हैं तो हमारा टाइम का रेशो निकल के आ जाएगा। यहाँ से 12 से 7 गए यानी कि 5 बच गए, और 7 में से 1 गए यानी कि 1 बच गए। 5 और 1 का जो है वो टाइम का रेशो आ गया। लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ इसके हिसाब से तो टाइम जो है वो 8 आवर्स है। मैंने बोला चलो ठीक है जी 8 आवर्स है, तो 8 आवर्स है तो मेरे हिसाब से कितना है, मेरे हिसाब से जी 6 है, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब क्या निकालना है मुझे, पैदल तय की गई दूरी निकालनी है, तो पैदल तय की गई दूरी के लिए मेरे को ये टाइम चाहिए, तो मैं 5 की वैल्यू निकाल देता हूँ। 8 पंजे 40 बटे 2, 40 बटे 6, 40 बटे 6 से हो जाएगा जी 20 बटे 3 आवर्स जो है वो पैदल चला। फुट से वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना टाइम ले रहा है, 20/3। 20/3 तो 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस तय कर लिया किससे, बाई फुट। अगर आपसे बाई बाइसाइकिल पूछ लेता तो 56 टोटल था, 40 फुट से तय कर लिया तो यहाँ से 16 किलोमीटर जो है वो बाइसाइकिल से तय करेगा। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये हो गया। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो सेकंड मेथड जो है वो हमारा शिफ्टिंग का हो जाएगा। मैंने बोला 8 आवर्स में 56 किलोमीटर तय करता है, लग जाएगा ना शिफ्टिंग इसमें, लग तो जाना चाहिए। और मेरे से कह रहा है कि एक स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। मेरे से पैदल वाली यात्रा पूछ रहा है, पैदल वाली। मैंने मान लिया पूरे 12 के पूरी के 8 के 8 घंटे वो बाइसिकल से चल जाता। अगर वो पूरे 12 के 8 के 8 घंटे से चलता बाइसिकल से, तो 12 अट्ठे 96 किलोमीटर वो चल जाता। 96 किलोमीटर वो चल जाता, लेकिन एक्चुअल में चला कितना है 56। मैंने बोला ये जो अंतर आ रहा है 56 और 96 के बीच में, यानी कि 40 किलोमीटर का, ये किस वजह से आ रहा है, ये आ रहा है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे स्पीड का एक डिफरेंस है। मैं अगर उस स्पीड के डिफरेंसेस को काट दूं तो ये मेरे को टाइम निकाल के दे देगा, ये मेरे को टाइम निकाल के दे देगा, यानी कि हम इस वाले कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। इस वाले कंक्लूजन पे यहां से डायरेक्ट पहुंच जाएंगे 20/3 घंटा। अब 20/3 घंटा कौन चलेगा, बाइसाइकिल वाला, सॉरी फुट वाला। जो हमने माना है उसका अल्टरनेट का टाइम आएगा। हमने माना क्या था कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चल देते, तो उसके अल्टरनेट वाला टाइम निकाल के देगा, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे पूछ लेता कि बाइसाइकिल वाली दूरी बताओ, तो मैं इसको मानता, फुट वाले को मानता, तो ये बाइसाइकिल वाले का टाइम निकाल के मेरे को यहाँ पे दे देता। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। बाकी इस क्वेश्चन में कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग ज्यादा लगाता नहीं है, बेसिक से आप इससे भी कर सकते हो, एलिगेशन भी इसमें एक कारगर तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ABC कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days 4 days एंड 6 days। रेड ले लेते हैं, रेड रेड। इफ दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर एंड अर्न्स 13680, फाइंड द अर्निंग ऑफ B। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन में है नहीं। फटाफट लिख लेते हैं कि ए कितने दिन में पूरा करता है, 3 में। बी कितने में करता है जी, 4 में। सी कितने में करता है जी, 6 में। मैंने बोला अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो वो आ जाएगा 12, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये डेज हो जाएंगे, तो एक दिन का काम ए का कितना हो जाएगा 4, बी का कितना हो जाएगा 3, सी का कितना हो जाएगा 2। मैंने बोला टोटल जो एक दिन का काम है इनका 4 3 7 और 2 9 है, और 9 काम के इनको कितने मिल रहे हैं 13,680। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन में, आप यहां से इसको निकालो या 12 से डिवाइड करके फिर इनका निकालो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, मैंने बोला 9 की वैल्यू 13,680 है, मेरे से बी का पूछा हुआ है, यानी कि 3 की वैल्यू निकाल दो, यानी कि 1/3 कर दो दोनों तरफ। यहां भी 1/3 हो गया, यहां भी 1/3 ही कर दो। तो 1/3 करेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छींक 18, 4560 रुपए हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अगर ये और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा तो हम इस तरीके से ना करके फिर टोटल वर्क निकालेंगे इसका अलग अलग, सबका अलग अलग। अब यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे टाइम बराबर ही दिया है। कभी कभी क्वेश्चन में होता है वो बोल देता है कि ए बी सी ने इतने इतने में करा, ए 2 दिन बाद चला गया था, सी 3 दिन बाद ऐड हुआ था। उस तरीके के क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ता है कि टोटल वर्क में से एक्चुअल में बी ने करा कितना। यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन ए पार्टी द एवरेज एज ऑफ ऑल मेंबर्स इज 650। एवरेज एज ऑफ ऑल मेंबर्स जो है वो 50 दिया हुआ है मुझे। द एवरेज एज ऑफ ओल्डेस्ट मेंबर एंड द यंगेस्ट मेंबर इन द पार्टी इज ऑल्सो सेम। मैंने बोला ओल्डेस्ट की जो एवरेज एज है
वो सेम है यंगेस्ट के एवरेज से, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट इज 80, फिर मेरे को बोल दिया कि ओल्डेस्ट और यंगेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो 80 ईयर्स का है, देन व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर इन द पार्टी। अब यहाँ पे कोई एक्चुअल नंबर मेरे को यहाँ पे मेंशन है नहीं, तो एक्चुअल नंबर मेंशन जब नहीं है तो मेरे को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ कुछ नहीं करता, मैं बोल देता यहाँ पे ओल्डेस्ट भी एक ही आदमी है और यंगेस्ट भी एक ही आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे इससे, ठीक है, दोनों ही एक है, यंग ओल्डेस्ट भी एक है यंगेस्ट भी एक है, बराबर ही मान लो दोनों को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ ओल्डेस्ट और एवरेज एज ऑफ यंगेस्ट अगर एक बराबर है तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एवरेज 50 है तो दो बंदों का जो टोटल है वो 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओल्डेस्ट प्लस यंगेस्ट का जो सम है मेरे को 100 मिल गया, ओल्डेस्ट माइनस यंगेस्ट का जो अंतर है वो 80 मिल गया, यहाँ पे एक और लाइन ऐड होके थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक बनता, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या करा है, इसका कोई सर पैर है नहीं क्वेश्चन का, आप एक एक मान लो, आपको बराबर ही मान के इसको करना पड़ेगा वरना इसका कुछ है नहीं, अर्थ ही नहीं है। तो मैंने बोला मेरे को क्या निकालना है, सबसे छोटे की निकालनी है, यानी कि मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो मैं बोलूंगा अंतर ले लूंगा, और तो 2y बराबर कितने का आ जाएगा 20 के, तो y बराबर कितने का आ जाएगा 10 ईयर्स, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट मिसिंग है कायदे से इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 हमारा कह रहा है ए बैग कंटेन्स ₹945 इन 5 रुपीज coins, 2 rupees coins and 1 rupees coins in the ratio, ये 1 है, ठीक है, ई मिसिंग है, इन द रेशो ऑफ 5:6:8। क्वेश्चन कह रहा है कि जी 5 रुपए के कॉइन्स हैं, 2 रुपए के कॉइन्स हैं और 1 रुपए का कॉइन है, कितने कितने कॉइन है, क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स कितनी है 5:6:8, और टोटल मनी कितनी है मेरे पास, टोटल जो है वो मेरे पास 945 है, टोटल मेरे पास कितना है जी 945 है। अगर मेरे पास टोटल 945, एक सेकेंड, ठीक है, टोटल मेरे पास 945 है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास 5 कॉइन है 5 रुपए की, अगर रेशो के हिसाब से, तो मेरे पास रुपए कितने हो गए, मेरे पास रुपए 25 हो गए। मैंने बोला 2 कॉइन 2 रुपए के जो कॉइन है मेरे पास 6 है, तो मेरे पास कितने रुपए हो गए, मेरे पास 12 रुपए हो गए रेशो के हिसाब से। 1 रुपए के 8 है तो 8 रुपए हो गए। मैंने बोला कुल मिला के मेरे पास रेशो के हिसाब से जो है वो कितने रुपए हो गए, 25 प्लस 12 यानी कि 37 प्लस 8 यानी कि 45। अब इसी 45 की वैल्यू मेरे को इसने 945 दी हुई है, मैंने बोला इसी 45 की अगर वैल्यू मेरे को 945 दी है तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। अब 2 रुपए के सिक्के कहाँ है, 2 रुपए के सिक्के यहाँ है, तो बस मैं 6 की वैल्यू निकाल देता हूँ, बस मैं यहाँ से 6 की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 945 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 6, 45 से पूरा कट जाएगा 2 और 1 पे, तो ये आ जाएगा 126 कॉइन्स हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मनोज रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ द मोबाइल बाई 12% इन द फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर की बात कर रहा है, इन ऑफ द ईयर इंक्रीज इट बाई 5%, फिर उसने इंक्रीज कर दिया सेकेंड क्वार्टर में, एंड अगेन इंक्रीज्ड बाई 10% इन द थर्ड क्वार्टर। पहले स्टेटमेंट में 3 इंफॉर्मेशन मेरे को इसने दे दी, तीनों को मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूं। मैं बोलता हूँ पहला क्वार्टर है, दूसरा क्वार्टर है और एक तीसरा क्वार्टर है। पहले में 12 रिड्यूस कर रहा है यानी कि -12%, दूसरे में बढ़ा रहा है यानी कि +5%, तीसरे में फिर बढ़ा रहा है यानी कि प्लस का 10%। फिर उसने कहा इफ द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस एंड द प्राइस इन द सेकेंड क्वार्टर इज 1900, मेरे से बोला कि ओरिजिनल प्राइस जो है और माइनस सेकेंड क्वार्टर का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ सेकेंड क्वार्टर जो है उसका जो अंतर है वो 1900 का है, ठीक है। अंतर की बात कर रहा है, अब ये अंतर ऐसे करके लिखा जाता है तो कुछ भी बड़ा हो सकता है इसमें, ठीक है। फिर उसने कहा फाइंड द प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन आफ्टर द थर्ड क्वार्टर, आफ्टर थर्ड क्वार्टर मेरे से प्राइस पूछ रहा है। मैंने बोला अब एक बात बताओ, एमपी तो इसका 100 ही रहेगा,
अगर इसका एमपी 100% रहेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो प्राइस 88 हो जाएगा, मेरे को साफ साफ दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 88 हो जाएगा। मैंने बोला 5% अगर इसमें इंक्रीमेंट करता हूं मैं तो 8 पंजे 40 यानी कि 4.4 प्लस हो जाएगा, 4.4 प्लस हो जाएगा तो 88 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 92.4 हो जाएगा, 88 से हो जाएगा 92.4। अगर 92.4 हो गया और मेरे से क्या कह रहा है कि पहले ओरिजिनल प्राइस का और सेकंड क्वार्टर के प्राइस का अंतर 1900 है। मैंने बोला ओरिजिनल 100 होता, सेकंड क्वार्टर के बाद 92.4 है, यानी कि कितने का अंतर है, मैं बोलूंगा जी 7.6 का अंतर है। इसी 7.6 की वैल्यू हमें 1900 दी हुई है, मैंने इसके बराबर रख दी। मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है कि तीसरी तिमाही के बाद फोन जो है वो कितने का हो जाएगा। मैंने बोला और 10% का इंक्रीमेंट होगा इसमें, यानी कि थर्ड वाले में क्या होगा 92.4 का 10% का और इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 92.4 प्लस में 9.24, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, वैसे मैं रेशो से भी कर सकते थे, मैंने पॉइंटों में, चलो कोई बात नहीं। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा ना कि पॉइंटों में कैसा आया कैसे नहीं आया, तो मैं इसको दोबारा करा दूंगा रेशो मेथड से ना, दोबारा रेशो मेथड से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। 92.4 प्लस में 9.24 ये हमारा हो जाएगा जी हमारा 46.9 दो 11 का एक लगा एक हासिल, यानी कि 101.64, यानी कि 7.6 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो मेरे को क्या निकाल लिया 10.164 की वैल्यू मेरे को यहाँ पे निकालनी है। तो 1900 बटे में 7.6 मल्टीप्लाई में 101.64, पॉइंट काटेंगे तो ये 0 कट हो जाएगी। 7.6 की अगर मैं बात करूं तो ये 10 पे जाएगा, 19 9 चौक 36 4 पे चला जाएगा, 4 से इसको काट देते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 1 बच गया, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, यानी कि इतना आ जाएगा 2541 और 1 0, तो 25410 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब मैंने पहले ही क्वेश्चन कराया था तो शायद मैंने रेशो मेथड से कराया था और उससे थोड़ा सा समझाने में अच्छा लगता है, पर वो थोड़ा सा लंबा हो गया था उस टाइम पे, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, किसी को समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन है बता देना, अगले किसी सेट में फिर आखिर में वो क्वेश्चन करा दूंगा मैं। 6 के बाद 7, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनर वोन बाय द मार्जिन ऑफ 12% वोट्स कास्ट, जो वोट कास्ट हुए उसके 12% से वो जीत जाता है। फिर उसने कहा देयर वर 128,750 एलिजिबल वोटर्स आउट ऑफ विच 2% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी कि अगर मैं बोलूं कि 100% जो बंदे थे उनके पास वोटिंग राइट था, उनमें से 2% ने तो वोट करा ही नहीं, यानी कि 98% ने करा। अगर 98% ने करा और वो कह रहा है कि मार्जिन जो है वो 12% का रहता है, मार्जिन जो है वो 12% का रहता है, किसका, वोट कास्ट का। हाँ वन भाई, ठीक है ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं जो वोट कास्ट हुए हैं अगर वो 100% थे, जो दोनों को मिल रहे थे, लेकिन जो ए को मिले जो जीता है उसको बी से कितने ज्यादा मिले, 12% ज्यादा मिले, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ए को कितने मिलेंगे, घटा के आधा कर देंगे, यानी कि 88/4, यानी कि 44%, यानी कि सॉरी जोड़ के आधा कर देंगे तो 56%, और बी क्योंकि हारा हुआ है तो इसको 12% कम, यानी कि 44% मिलेंगे। यानी कि ये वाली बात मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ कि 98% का 56% तो जीतने वाले को मिलेंगे और 98 का 44% हारने वाले को मिलेंगे। ये जी हमारे विनर हो गए, ये जी हमारे लूजर हो गए, ठीक बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या बात कर सकता हूं मैं, फिर उसने मेरे को बोला हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताओ, टोटल वोट इतने थे, उसमें से इतने विनर को मिले हैं, इतने लूजर को मिले हैं, लूजर वाला मेरे से पूछा है
तो निकाल देते हैं 128750 और का 98% परसेंट है। कई बाद में कोई बोले परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, एक 44 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना है। कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 25 चौका 100 काट देते हैं, 25 पंजे 125, 3 बच गया, 25 एकम 25 कितना बच गया, फिर 25 पंजे 125, फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5 5 दिया, सॉरी 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी कि 4 से इसको काट देते, इसको काट देते 47। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 105 मल्टीप्लाई में 47 मल्टीप्लाई में 11। अब इसमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इकाई का अंक देखो तो सारे ही अलग है और जीरो है, तो जीरो वाला तो वैसे भी आंसर नहीं होने वाला। इकाई का अंक मेरा 7 पंजे 35, 5 आना चाहिए। सॉरी ये 49 आएगा ना, ये 49 होगा, ये 49 होगा। तो 9 पंजे 45 और ये 3 है भैया, 105 नहीं है 103 है, ये 103 है। लिखने में गड़बड़ हो गई और यहाँ भी गड़बड़ हो गई। तो 9 तिया 27, यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा मेरा, इकाई का अंक आएगा मेरा 7। ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा 3। अब यहीं पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि इकाई का अंक ही हमारा गड़बड़ आ रहा जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमने क्वेश्चन को आगे सोल्व करा ही नहीं, वरना हम यहाँ पे इसकी पूरे की मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकालते और यहाँ मिलता नहीं और फिर हम उसे दोबारा से देखने आते। यानी कि कम से कम तो 15 सेकेंड हमने इकाई के अंक से बचा ली है, क्योंकि मैं भी अगर होता तो मेरा भी ये गलती होता ना एग्जाम में, तो मैंने 15 सेकंड बचा ली कि कैलकुलेट ना करके मैंने सीधा इकाई का अंक देख लिया। इकाई का अंक की मैच नहीं कर रहा तो मेरा पूरा आंसर कैसे मैच कर जाएगा, तो मैंने वो करा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। सबसे गलती होती है, हमसे भी गलती होती है, सबसे ही गलती होती है एग्जाम में, कोई बड़ी बात है नहीं, पर सुधार कितनी जल्दी पाओगे, कितना टाइम है आपके पास सुधारने के लिए, वो डिपेंड करता है। Nita borrows rupees 5000 at the simple interest of 5% per annum. If he repays 3750 at the end of 1 year, एक साल के बाद उसने 3750 रुपए तो वापस कर दिए। फिर उसने बोला हाउ मच शुड शी पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू क्लियर हिज डेट। अब 5% के इंटरेस्ट पे पैसा तो ले लिया, लेकिन 2 साल बाद पैसा नहीं दिया। उसके पास पहले साल ही 3750 रुपए आ गए, तो उसने पहले साल ही पैसे दे दिए। अब 5000 रुपए पर 5% के रेट से मैं अगर देखूं तो उसको 250 रुपए देने चाहिए थे, सीधा यहां से जो दिख रहा है। तो उसे कितने देने चाहिए थे, 5250 देने थे, लेकिन उसने कितने दिए, 3750। अब 5250 में से 3750 उसने दे दिए, एक्चुअल में कितने देने थे 5250। तो मैं बोलूंगा अगले साल में जो पैसा उसके पास रह गया जो उसे देना था वो 1500 रुपए रह गया। इनका अंतर 1500 ना, 1500 रह गया। अब 1500 पे 5% फिर ब्याज देगी, तो 15 पंजे 75 ब्याज दे देगी, यानी कि सेकेंड ईयर के एंड पे कितना 1500 प्लस में 75, यानी कि 1575 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा, जिससे कि उसका डेट जो है वो क्लियर हो जाए। ये पॉइंट नहीं है, ये कोमा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये क्वेश्चन वार्डन और मैट्रन और सुपरिटेंडेंट में भर भर के आया था, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जो दास 4 के और स्टेनोग्राफर का कंबाइंड एग्जामिनेशन है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन भी भर भर के मिलने वाला है। उसके बीच में जो पीजीटी वगैरह टीजीटी वगैरह के एग्जाम होगा उनमें नहीं आएगा ये, लेकिन दास 4 वगैरह के एग्जाम में भर के आएगा क्यूब वाला क्वेश्चन। इतना आया ना, कम से कम सेट में 203 क्वेश्चन निकाले थे मैंने जब कराए थे ना, 203 क्वेश्चन थे। तो सिर्फ आपको यहाँ पे घनों का योग पता होना चाहिए। 2-3 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन थे, वो आगे 1-2 क्लास में आपके कवर हो जाएंगे। घनों के योग का या फिर सम ऑफ क्यूब्स की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा होता है n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे n कितना है, 15 है, सिंपल क्वेश्चन है। तो 15 का स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 225। 15 प्लस में एक 16 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 16 के स्क्वायर की बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे वाले 4 से ही कट होएगा। 4 से काटूंगा तो 16, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि 225 मल्टीप्लाई में 64 हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा।
और इसको मैं कर सकता हूं कैसे, इसको अगर मैं इस फॉर्म में ना लिख के मैं इसको लिखो 2 to 5 मल्टीप्लाई में 4, तो ये हमारा हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई में 16, और 16 मल्टीप्लाई में 9 होता है हमारा 14400। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कैलकुलेशन में सुधार आपका कैलकुलेशन कर करके आता है, उससे पहले नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोको बाइज 2 चेयर्स एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 7200 ईच। यानी कि मेरे को बोल रहा है कि सीपी जो है वो इक्वल है, सीपी जो है वो इक्वल है। ही सेल्स वन एट द प्रॉफिट ऑफ 5% एंड अदर एट द लॉस ऑफ 3%। अब सीपी जब इक्वल है तो ये जो बचा हुआ डिफरेंस है, मैंने बोला एक को 5% के लाभ पे बेच दिया, एक को 8% की हानि पे बेच दिया, तो मैंने बोला ये 3% का लॉस हुआ है, 3% का लॉस हुआ है, ये सीपी के बराबर होगा 7200। दोनों कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बीच में अंतर बताओ। ये तो क्वेश्चन ही अलग है, क्वेश्चन ही अलग है भाई, क्वेश्चन ही अलग है, क्वेश्चन ही अलग है। मैंने बोला चलो यहां से देखते हैं, पहली कुर्सी दूसरी कुर्सी समझा ही देते हैं। पहली कुर्सी का सीपी जो है जी 100 है, दूसरी का सीपी भी जी 100 है, दूसरी का पहली का जो एसपी है वो 105 है, दूसरी का एसपी क्योंकि 8% का लॉस हुआ है यानी कि 92 है। अब मेरे से पूछ रहा है इन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, मैंने बोला 8 और 5 13 होगा, 13 होगा किसका 7200 का, जबकि हम 7200 को कितना मान रहे हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 दूनी 6 वाला आंसर होगा, 3 दूनी 6 वाला आंसर होगा। बाकी के इकाई के अंक अलग अलग हैं, सॉरी ये तो आंसर ही है, बाकी के इकाई के अंक अलग अलग हैं, तो 936 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। कमेंट में अप्रिशिएट कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ए ट्रेडर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज मार्क प्राइस एंड ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5% एंड स्टिल मेड ए प्रॉफिट ऑफ 14%। ट्रेडर दो डिस्काउंट देता है, एक 10% का, एक 5% का, फिर भी प्रॉफिट कितना हो जाता है जी 14% हो जाता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस एडेड टू ऑब्टेन द मार्क प्राइस। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। मैंने बोला एमपी अगर उसका 100% है, या फिर एमपी को हम एमपी ही लिखते हैं इस केस में, क्यों, क्योंकि हमको रेशो निकालना पड़ेगा, रेशो निकालना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे भैया एमपी पे 10% का डिस्काउंट अगर वो देता है यानी कि चीज को 100 की जगह 90 की बेचता है, फिर वो 100 की चीज को 95 की बेचता है, फिर भी ये जो बराबर ये जो चीज आई ये हमारी एसपी हुई, इसको 14% का लाभ हो जाता है। अब सीपी पे 14% का लाभ होगा यानी कि 114/100। अब ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो यानी कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। यहां से हम सीपी और एमपी का रेशो जो है वो निकाल सकते हैं। इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट देते हैं, और 5 एकम 5, 5 निम 45 होता है जी। किसी और से कुछ कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 एकम 5, 5 निम 45 कट जाएगा, और तो नहीं कट रहा मुझे लग रहा कटेगा। 3 तिया 9, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 9 से कट जाएगी, 4 नहीं 9 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 7 21, 3 अट्ठे 24, तो 19 तिया 57 और 38 दूनी 76। यानी कि हम बोलेंगे कि एमपी और सीपी का जो रेशो है वो 76 और 57 का आ गया। मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि अंकित मूल्य प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत जोड़ा गया। मैंने बोला प्रतिशत का तो पता नहीं, लेकिन 57 से 76 करा गया है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 16 और 3 19 जोड़ा गया है, किस पे 57 पे, 57 पे, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 19 दिया 57, 3 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 33 1/3% हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। थोड़ी सी सांस ले ले। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो ए हॉस्टल हैज प्रोविजन for 220 students for 25 days. However, after 5 days, 40 students left the hostel, whereas after a further 5 days, 20 students joined the hostel again. Again बोलना चाहिए इसको, लेकिन नहीं बोला. For how many more days will the provision last? तो प्रोविजन जो है वो कितने दिनों तक चल सकता है. तो आई थिंक, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में बहुत अच्छे से निपटा देंगे. क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस. क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा यहाँ पे डॉट है, ठीक है, रेड ले लेते हैं, दिख नहीं रहा क्योंकि, हाँ जी. 8m मल्टीप्लाई में 64 इज इक्वल टू 512 2m की पावर 2m माइनस में 5. ठीक है. अब यहाँ पे सबसे पहले बेस बराबर करने पड़ेंगे. तो हम इसको अगर देखें तो ये 8 की क्यूब होता है, ये 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे 8 ऑलरेडी है. तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि 8m मल्टीप्लाई में 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 की क्यूब और 2m माइनस में 5 के. यहां से अगर मैं देखूं मल्टीप्लाई में जो आपकी पावर्स होती है वो जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 8m प्लस 2 इज इक्वल टू 8 6m माइनस में 15. क्योंकि यहाँ पे बेस बराबर है, बेस बराबर का मतलब ये है कि पावर भी आपस में बराबर होंगी. तो हम सीधा सीधा यहाँ से लिख सकते हैं कि m प्लस 2 इज इक्वल टू 6m माइनस में 15. 15 को उधर ले आते हैं और m को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, 5m इज इक्वल टू 17 के. तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 बाई में 5. अब हमसे m की ही वैल्यू इसमें पूछी थी, पढ़ के मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक ही लाइन का क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m हमने निकाल दिए. अगर आपने घातांक करनी सर्फ एंड इंडाइसिस नहीं करे हैं तो कृपया उनके कर लीजिए. जब भी वो आ जाते हैं तो वो फंसा जाते हैं. टाइम एंड वर्क परसेंटेज वाले चैप्टर में घुसे रह जाता है इंसान, इन चैप्टरों को करता नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाती है. ज्यादातर जो ऑनलाइन का जमाना है, पहले जब ऑफलाइन हुआ करता सबसे पहले नंबर सिस्टम सर्फ एंड इंडाइसिस ही पढ़ाते थे जो अच्छे टीचर होते थे. अब क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क परसेंटेज ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ाएंगे पहले जो लगेंगे लैंग्वेज में भारी भारी है. वन लाइनर वाले क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं. नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपने मतलब कम आते हैं अब तो, खैर पहले बीच में बहुत अच्छे अच्छे आए थे 2020-21 के आसपास. तो इन चैप्टर्स को भी अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 13 था ये. क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. फ्रस्टम का क्वेश्चन आ गया है. ये भी वार्डन में इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार, तो अब मतलब पहले आया हुआ है पर वार्डन में इस बार आया था इस साल, तो उससे पहले नहीं आया था. A frustum of a cone has a top diameter of 32 सेंटीमीटर. फ्रस्टम यानी कि हिंदी में छिद्रक नहीं कहते यार इसको, छिन्नक कहते, छिन्नक, छिन्नक, शंकु का छिन्नक. कैसा होता है, जैसे कि आपने कीप देखी, कीप, कीप जिससे तेल तेल घालते थे पहले मट्टी के, उस टाइप के, कुछ इस टाइप का. ऊपर एक छोटा मुंह होता है, नीचे एक बड़ा मुंह होता है. ये जी हमारा होता है छिन्नक, ये होता है हमारा छिन्नक. उसने क्या कहा, टॉप का डायमीटर 32 है, बेस का डायमीटर 48 है. बेस का जो डायमीटर है 48 है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि रेडियस 24 होगी. टॉप का डायमीटर अगर 32 है तो मैं ये कह सकता हूँ रेडियस 16 होगी. अब उसने कहा कि आगे की हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है. मुझे तो हाइट इसकी ज्यादा लग रही है, मतलब सॉरी मैंने बना ज्यादा दिया. हाइट जो है इसकी 6 सेंटीमीटर है. फिर उसने कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फर्स्ट टर्म एंड टीएसए ऑफ ए फर्स्ट टर्म इज. इसको मैं मिटा देता हूँ, छिन्नक है, छिद्रक नहीं होता है. यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, वो ट्रांसलेशन की गलती है उसमें, अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो अगर मैं टीएसए ऑफ फ्रस्टम की बात करूं, टीएसए ऑफ फ्रस्टम, तो ये हमारा होता है पाई आर प्लस आर. बड़ी वाली आर ये होती है, छोटी वाली आर ये होती है, और हाइट तो हाइट होती है, इसको तो मेंशन करने ही बात ही क्या.
प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा जो है फर्स्ट टर्म का वो हो गया, क्या बोलते हैं, टीएस से। ठीक है, अब इसको छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, मैं इस पाई को बाहर ले सकता हूं, तो मैं इसको बोलूंगा पाई आर प्लस में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मेरे को आदत इसको बनाने की है, तो मैं सबसे पहले फिर इसलिए ही इसको लिख पाता हूँ, क्योंकि मुझे आदत इस फॉर्मूले को बनाने की, क्रिएट करने की है कि टीएस से होगा क्या, टीएस से होगा ये जो चारों तरफ कपड़ा लिपट रहा है और एक ऊपर और एक नीचे, तो मैंने वही लिखा हुआ है बस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू उठा के डाल देते हैं। मैंने बोला पाई की वैल्यू तो पाई की है, लेकिन यहाँ पे पाई जो है वो ऑप्शन में ऐसी एज इट इज दिया हुआ है, तो मैं पाई को नहीं रखता, पाई को ऐसे रख लेते हैं। आर प्लस आर की बात करूं तो 24 प्लस में 16 को डायरेक्ट मैं 40 लिख देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। प्लस में 24 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, 24 का यानी कि बड़ी वाली आर का स्क्वायर करता हूं तो ये आएगा जी हमारा 576, प्लस में छोटी वाली आर का स्क्वायर करता हूं तो ये आएगा हमारा 256, 16 का स्क्वायर, और इसको कर देते हैं जी क्लोज, इसको बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो पाई बड़े ब्रैकेट के अंदर 40 प्लस में 576 और 256, ये आ जाएगा हमारा 2 3 8 832, और 832 प्लस में 40 कितना हो जाएगा 872 पाई हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 872 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दोबारा से एक बार क्या है, दोबारा से एक बार वही है, क्या बोलते हैं उसे, फ्रस्टम का क्वेश्चन, छिद्रक का क्वेश्चन है, और इसमें टीएससी और फ्रस्टम की ही बात कर रहा है जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम होमवर्क में रखते हैं, अगर नहीं होता है तो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बता देना, आप लोगों को अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 दोबारा से क्यूब का क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैंने बताया था एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। एन यहाँ पे कितना होगा, एन हमारा यहाँ पे 50 होगा, 50 का स्क्वायर यानी कि 2500, और 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 51 का स्क्वायर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा जी, 51 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2601, मल्टीप्लाई में 2601 डिवाइडेड बाई 4, 4 से काटेंगे तो 25 25 625 मल्टीप्लाई में 2601। अब इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका कोई उपाय नहीं क्योंकि सारे इकाई के अंक क्या दहाई के अंक भी बराबर ही है, तो 2601 मल्टीप्लाई बाई 625 यानी कि 5 0 6 5 30 3 5 15 और 3 18 मल्टीप्लाई में 2 एकम 2 0 6 दूनी 12 2 1 हासिल 2 दूनी 4 और 1 5, फिर कट मारेंगे, एक और कट मारेंगे, 6 एकम 6 6 0 0 6 6 36 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये कितना आ जाएगा जी 5 2 6 8 और 2 10 की 0 1 हासिल, 5 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 1 हासिल, 6 163 163, अरे 1625 आ रहा है भाई, 8 और 2 10 की 0 1 हासिल, यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, ये ठीक है ये भी ठीक है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लूंगा आज, क्योंकि 17-18 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, बोलते बोलते सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो इसका आंसर है ये वाला 1625625, ये आपका कैलकुलेशन कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मन नहीं कर रहा 16 के बाद 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है जी हमारा, द एवरेज वेट ऑफ 84 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 48 kg। 84 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है 48 kg है। ठीक है जी,
इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 51, एवरेज वेट ऑफ बॉयज की जो बात करें, अब जब इस तरीके के क्वेश्चन आप देखो तुरंत समझ जाओ कि एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। 51 kg, वेट ऑफ गर्ल्स इज 30 kg, गर्ल्स का कितना है 30 kg है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉयज एंड टोटल वेट ऑफ गर्ल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मेरे को एक एवरेज दिया हुआ है, मेरे को दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग दिया हुआ है, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूं कि जी ये 18 हो जाएगा और ये जी 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने वेट पे लगाया है तो मेरा नंबर्स का आएगा रेशो, 3 6 18 और 3 एकम 3। अब मेरे हिसाब से तो 7 है, मेरे हिसाब से तो जो टोटल नंबर होना चाहिए वो 7 है, लेकिन इसके हिसाब से स्टूडेंट कितने थे 84, यानी कि 7 की वैल्यू 84, यानी कि 1 की वैल्यू 12, अगर 1 की वैल्यू 12 तो 12 6 72 ये हो गए और 12 लड़कियां हो गई। मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है कि लड़कों के कुल वजन का अनुपात। अब लड़कों का बॉयज का टोटल वेट कितना हो जाएगा भाई, 72 बॉयज है और एक बंदे का जो वेट है वो 51 है, और गर्ल्स का टोटल वेट के साथ अनुपात पूछा है, यानी कि गर्ल्स का टोटल कितना हो जाएगा भाई, 12 लड़कियां हैं और 30 उनका एवरेज है, 30 उनका एवरेज है। तो किससे किसको काटा जाए, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 से कट हो गया और 6 पंजे 30 और कुछ नहीं कटेगा, यानी कि रेशो कितना आ जाएगा 51:5 हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत जलवा क्वेश्चन है, बहुत ही जलवा क्वेश्चन है। क्यूब के 3 क्वेश्चन आ गए रेगुलर। इसी क्लास के अंदर ये क्यूब का 3rd क्वेश्चन है, ठीक है, इसी क्लास के अंदर हो। क्योंकि ये तो थोड़ा सा डबल वाला हो गया मामला। डबल वाला कैसे हो गया मामला, डबल में ट्रिपल हो गया। ये है ओड नंबर्स की क्यूब, ओड नंबर की क्यूब है। सिर्फ सीरीज में क्यूब नहीं है कि 1 की क्यूब 2 की क्यूब 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, नहीं, ये है 1 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, ऐसे करते करते 25 तक की क्यूब, यानी कि ओड नंबर्स की है, इवन नंबर्स इसमें से गायब कर रखे हैं। तो ओड नंबर की क्यूब का जो सम होता है उसको हमें याद रखना पड़ेगा, वो होता है जी n स्क्वायर 2n 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2n प्लस में 1 का स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पे 17 की क्यूब से लेके 25 तक की क्यूब पता करनी है, तो मैं यहाँ कैसे पता करूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 1 की क्यूब 3 की क्यूब, ऐसे करते करते 25 तक की क्यूब का सम निकाल लेता हूँ और उसमें से उठा के माइनस कर देता हूँ, क्या उसमें से उठा के माइनस कर देता हूँ 1 की क्यूब 3 की क्यूब 5 की क्यूब से लेके 15 तक की क्यूब का, क्योंकि 17 से पीछे वाला जो नंबर बैठेगा और वो बैठेगा 15, तो 15 तक की क्यूब को उठा के माइनस कर देता हूं। मैंने वैल्यू रखनी स्टार्ट करी, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे n जो है वो कितना है, यहाँ पे n जो होगा हमारा 1 से 25 तक n जो है वो हमारा 13 बैठ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 15 और 1 16, यानी कि यहाँ पे n जो है वो 8 बैठ जाएगा। तो यहाँ पे अगर n 13 है तो फॉर्मूले में अगर मैं रखूं, एक सेकंड कलर चेंज कर लेना चाहिए, कि n स्क्वायर 2n प्लस में 1 में अगर मैं रखूं तो ये आ जाएगा जी 169, और 13 दूनी 26, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लिख दिया, एक सेकंड, ये 2n स्क्वायर होता है, ठीक है, ये 2n स्क्वायर होता है, बस ये थोड़ी सी गड़बड़ थी, वो होल स्क्वायर नहीं होता, 2n स्क्वायर -1 होता है। तो 169 और 169 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 16 दूनी 32, और ये हो जाएगा 336 प्लस में 1, ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू की बात करूं तो 8 8 64, और
2n प्लस में 1 डालूंगा तो 64 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 128 माइनस में एक। और ये प्लस में भी नहीं होता, ये माइनस में होता है। बोलते बोलते याद आ रहा है, ये प्लस में भी नहीं होता है, माइनस में होता है। सॉरी उसके लिए, मैं आगे से नोट डाउन करके ना अपने सामने पर्चा लगाऊंगा, माइनस में एक, ठीक है। क्योंकि मुझे तो करते करते याद आ जाता है क्वेश्चन को, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो 128 माइनस में 1 हो गया जी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा जी 169 मल्टीप्लाई में 337 माइनस में, इस पूरे में से माइनस हो जाएगा जी क्या, 64 मल्टीप्लाई में 127। ओहो, अब देखो इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लो, और मतलब अपनी अपनी इमेजिनेशन यूज कर लो। अब वहां पे तो आपको टाइम निकाल के इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये टाइम खत्म करने के लिए ही क्वेश्चन है। 56953 इसका आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 8128। यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक वो ट्रिक नहीं चलेगी, यहाँ पे तो प्रॉपर करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा और हो भी नहीं पाएगा कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी हमारा 48825, ठीक है। 48825 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, 48825। ये जो 28825 है ना, ये एक्चुअल में 48825 है, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी यार। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन यहाँ से ये वाली जो कैलकुलेशन है करनी ही पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, क्योंकि 2.5 के अंक तक जो नंबर है वो सेम है। ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए गया था कि टाइम खत्म कर दिया जाए। और मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन वार्डन के अंदर 2 सेक्शन आते हैं ना, उसमें तो पहले ही सेक्शन के पहला ही क्वेश्चन था। अब जस्ट सपोज करो जिस बंदे ने ये क्वेश्चन पहली बार करा होगा, उसे सिर्फ क्यूब का अंदाजा होगा कि क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, और वो जब यहाँ पे आके फंसा होगा, यहाँ पे आके उसने 2.5-3 मिनट 3.5 मिनट खर्च कर ली होंगी। सेक्शनल क्लोज करना होता है डीएसएसबी का, उसका एग्जाम कितना खराब गया होगा, मैं तो बस इमेजिन कर रहा था जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद एसएससी में क्या होता है ना, एसएससी में आप रिवर्ट आ सकते हो, आप इसे मार्क करके जाओ, आगे अपने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लो। जैसे कि एसएससी में 25 क्वेश्चन है, 25 में से पहला क्वेश्चन ही बहुत खतरनाक आ गया और दूसरा भी खतरनाक गया, आप दोनों को मार्क फॉर रिव्यू कर दो कि मैंने पढ़े तो हुए हैं लेकिन कैलकुलेटिव है, मैं बाद में आके देखूंगा। बाद के 23 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, मजा आ गया। जब मजा आ गया तो फिर इनके पास जब वापस आओगे ना, आप बोलोगे साले नहीं भी होगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम नहीं भी होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे 23 सही हो गए। अब डीएसएसबी में क्या होता है, अगर आपका पहला ही क्वेश्चन इतना खतरनाक है जो 4-5 मिनट ले गया आपकी, ये लगभग लगभग मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करने बैठोगे, कितनी भी अच्छी कैलकुलेशन वाला बंदा हो, 3 मिनट 3.5 मिनट उसको ले जाएगा। और जब इतना टाइम ले आएगा और फिर आगे जाओगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि सेक्शन जल्दी क्लोज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अगले सेक्शन में भी टफ क्वेश्चन ना हो, ये भी दिमाग में धारणा जाती है ना। तो ये तो बड़ा खतरनाक ही क्वेश्चन था जब मैंने देखा था। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, P and Q have amounts in the ratio of 5:3. If P gives 10 rupees to Q, then the ratio of amounts become 1:1. क्वेश्चन कह रहा है जी 5 और 3 के रूप में P और Q के पास राशि है। मैंने मान लिया कि 5x और 3x है, 5x और 3x है। अब उसने क्या कहा, P ने Q को 10 रुपए दे दिए, P ने Q को 10 रुपए दिए तो खुद से 10 रुपए कम कर लिए और Q के 10 रुपए बढ़ा दिए। अब जो रेशो है वो 1:1 हो गया। तो प्रारंभ में उनके पास कितनी राशि थी, तो अगर मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 10, और 10 10 20 हो जाएगा, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, x की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर x की वैल्यू 10 हो गई तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि P के पास कितनी राशि हो जाएगी 50, और अगर मैं Q की बात करूं उसी तरीके से तो Q के पास राशि हो जाएगी 30, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, एक नाव 10 घंटे में P से Q तक धारा के प्रतिकूल यात्रा करती है और वापसी में अगले 10 घंटे में Q से R तक अनुकूल धारा के अनुकूल यात्रा करती है। बिल्कुल सही बात है, P से Q तक करती है, फिर Q से प्रतिकूल आती है, वो खतरनाक ही है। ऐसा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 घंटे तक P से Q तक प्रतिकूल गई,
ठीक है, P से Q तक प्रतिकूल यात्रा करती है। मैंने मान लिया ये P है और ये Q है। अब बंदा जब इधर जा रहा है तो धारा की जो वेग है वो इधर की तरफ है, ठीक है, और बंदे ने जाना इधर की तरफ स्टार्ट करा, प्रतिकूल यात्रा करनी स्टार्ट करी, Q तक पहुंच गई, ठीक है, Q तक पहुंच गया कितने घंटे में, 10 आवर्स में। फिर उसने कहा वापसी में 10 घंटे तक यात्रा करता। अब जब वापसी में यात्रा करेगा तो धारा के अनुकूल यात्रा हो जाएगी, धारा के अनुकूल यात्रा हो जाएगी, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस, जब सेम टाइम है तो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, थोड़ा डिस्टेंस जो है वो ज्यादा ट्रेवल करेगा पहले के मुकाबले। मान लेते कि यहाँ पे R तक आ गए, ठीक है, वो जो है वो R तक आ गया। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, जब उसने ट्रेवल करना स्टार्ट करा इधर की तरफ, यहाँ पे 10 घंटे। फिर आगे उसने कहा यदि P और R के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, यानी कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये 80 किलोमीटर से। फिर उसने बोला धारा की गति याद करो। मैंने बोला भैया जी बोट, यहाँ जी बोट और करंट है, दो चीजें हैं। क्या है जी, बोट है और करंट है। मैंने बोला बोट जब माइनस करंट लेके चल रही थी तो 10 घंटे में कितनी यात्रा करती, उतनी ही यात्रा करती जब 10 घंटे में बोट और करंट कर रहे थे, बोट प्लस करंट कर रहे थे, लेकिन उससे 80 किलोमीटर कम करती, बस यही स्ट्रेच तो कम करती, यही स्ट्रेच तो कम करती। भाई धारा के प्रतिकूल 10 घंटे में उतनी ही यात्रा करती जितना धारा के अनुकूल 10 घंटे में करके माइनस उसमें से 80 कर दिया मैंने। इक्वेशन मेरे को यहां से मिल गई। इक्वेशन जब मेरे को मिल गई तो मेरा ये हो गया जी 10b माइनस 10c इज इक्वल टू 10b प्लस में 10c माइनस में 80। 10b से मैं 10b कैंसिल आउट कर सकता हूं, माइनस 80 उधर चला जाएगा, 20 करंट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 80 के, तो करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लग बहुत इजी रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो एग्जाम में टफ हो जाता है, सॉल्यूशन बहुत इजी है वो बात अलग है, लेकिन जब ये आया था तो कम चांस थे इसके बनने के। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ ही हम आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जैसे ही आपकी क्लास क्लोज होती है वैसे ही, और बाकी आप लोगों से मिलते हैं। शाम को 5 बजे आपकी क्लास डलेगी, यानी कि 6 बजे के आसपास आपको पीपीटी जो है अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।